बच्चों, आज अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद के दूसरे भाग को हम लोग पढ़ेंगे। अब बच्चों, अभी तक हम लोगों ने विधानवाचक वाक्यों को पढ़ लिया है, इच्छावाचक वाक्यों को पढ़ लिया है, अब और आज्ञावाचक वाक्यों को पढ़ चुके हैं। अब आज हम लोग निषेधवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्यों को पढ़ेंगे। बच्चों, तो अब देखेंगे निषेधात्मक वाक्य की परिभाषा। निषेधात्मक वाक्य मतलब नाम से ही जैसे पता चल रहा है कि कि निषेध मतलब किसी चीज़ पे मना या फिर किसी काम का ना होना या ना करने का बोध हो, ऐसे वाक्य निषेधात्मक वाक्य कहलाते हैं। याद रखिएगा, इन वाक्यों में नहीं शब्द आएगा या फिर ना शब्द आएगा। किसी कार्य को ना करने का बोध हो या फिर नहीं करने का बोध हो तो वहाँ पर क्या होगा, निषेधात्मक वाक्य होंगे। आगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे। मैं घर नहीं जाऊँगा, अर्थात ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर कार्य नहीं किया जा रहा है या किसी कार्य का ना होने का बोध हो रहा है, इसलिए वक्ता कह रहा है कि वह किसी काम को करने के लिए मना कर रहा है, अतः यह उदाहरण निषेध वाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। और मैंने आपसे कहा भी था ना कि इन वाक्यों में नहीं या ना शब्द आएंगे या फिर वे शब्द नकारात्मक वाक्य या फिर निषेधवाचक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। आज बारिश नहीं होगी, देखिए मैंने बताया था ना कि नहीं शब्द या ना शब्द आएगा तो वे वाक्य क्या हो जाएंगे, नकारात्मक वाक्य यानी कि निषेधवाचक वाक्य हो जाएंगे। तो यह वाक्य भी क्या है, निषेधवाचक वाक्य है। आज हिंदी के अध्यापक नहीं आएंगे, देखिए इसमें पता चल रहा है कि अध्यापक आज कक्षा लेने नहीं आएंगे यानी कि काम नहीं होगा, तो इसका मतलब यह है कि यह वाक्य किसका बोध करा रहा है, निषेधवाचक वाक्य का बोध करा रहा है। अगला है प्रश्नवाचक वाक्य की परिभाषा। प्रश्नवाचक वाक्य क्या है बेटा? प्रश्नवाचक वाक्य मतलब आपको नाम पता ही चल रहा है कि ये क्या है, कि इसमें जितने भी वाक्य होंगे वो प्रश्न पूछ रहे होंगे, या क्या करा जा रहा होगा कि इनमें प्रश्न पूछकर किसी के बारे में जानने की कोशिश की जा रही होगी। इन वाक्यों में क्या रहेगा कि इन वाक्यों में लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा होगा। एग्जाम्पल पहला देखेंगे, तुम्हारा नाम क्या है। देखिए यहाँ पूछा जा रहा है कि ये जहाँ पर जो व्यक्ति है, किसी व्यक्ति से ये पूछना चाह रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, यानी कि वह जानने की कोशिश कर रहा है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, अतः यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य के अंतर्गत ये भी आएगा। तुम स्कूल कब जाओगे। देखिए यहाँ पे भी क्या कर रहा है कि लास्ट में सबसे आखिरी में जो चिन्ह आ रहा है वो काहे का है, प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह है, तो इसलिए यह वाक्य भी क्या होगा, प्रश्नवाचक वाक्य होगा। इन वाक्यों का एक और वो है, इन वाक्यों में क्या, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, ये शब्द भी आते हैं इन वाक्यों में। तो जैसे पहला इसमें देखिए एक एग्जांपल और दिया गया है, क्या तुम मेरे साथ नाचना पसंद करोगे। देखिए किसी व्यक्ति से वक्ता इस बारे में पूछ रहा है कि क्या तुम मेरे साथ नाचना पसंद करोगे। जैसा कि हम जानते हैं कि क्या प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, प्रश्नवाचक के अंतर्गत आएगा। और इसमें लास्ट में क्या लगा है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है, इस वजह से ये वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य का ही होगा। 6 नंबर देखेंगे, विस्मयादिबोधक वाक्य की परिभाषा। 6 नंबर विस्मयादिबोधक वे वाक्य जिनमें आश्चर्य, शोक, घृणा, अत्यधिक खुशी, स्तब्धता आदि भावों का बोध होता है। आप एकदम से ऐसे वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं या फिर कुछ बोध हो किसी प्रकार का शोक का बोध हो रहा हो, या फिर किसी की घृणा, ऐसे वाक्य जिससे किसी चीज़ से घृणा का बोध करा रहा हो, या फिर जब हम बहुत ज़्यादा खुशी होते हैं, जब प्रेम
इंडिया मैच जीत जाती है तब हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, तब हम एकदम से चिल्लाते हैं। तो उसी के साथ तो हो क्या होता है, वो हमारी अत्यधिक खुशी में जो शब्द बोले जा रहे होते हैं। तो ये ऐसे ऐसे शब्द जिन वाक्यों में प्रयुक्त होते हैं वो वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य कहलाते हैं। अच्छा, ऐसे शब्दों के साथ क्या होता है, आखिरी में जैसे ये शब्द खत्म होंगे, विस्मयादि बोधक विस्मय बोधक शब्द जैसे खत्म होंगे तो उसमें आखिरी में ये क्या होगा, विस्मय सूचक चिन्ह लगा होगा, जिसे हम एक्सक्लेमेटरी सिंबल भी कहते हैं इंग्लिश में। इसको इस तरीके से पहचाना भी जा सकता है कि यह शब्द के बाद में यह सिंबल लगा होगा। अगर यह चिन्ह लगा हुआ है तो वह वाक्य भी विस्मयादि बोधक वाक्य होगा। एग्जाम्पल नंबर पहला देखेंगे, हे भगवान। देखिए ये लगा हुआ है सिंबल, हे भगवान ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। यहाँ देखिए जैसा कि इसमें दिख रहा है इस उदाहरण में कि यहाँ शोक का भाव प्रतीत हो रहा है, इसलिए यह वाक्य क्या हो गया, विस्मयादि बोधक हो गया। जब मैंने बताया था किसी प्रकार का हर्ष, उल्लास या फिर शोक की भावना किसी वाक्य से झलकती है तो वो वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य होते हैं। हाय मेरी कार चोरी हो गई। हाय हाय के बाद देखिए मतलब क्या हुआ कि यह विस्मय बोधक चिन्ह का प्रयोग किया गया है यहाँ पर। तो ये शब्द जो रहेगा ये क्या हो जाएगा, विस्मय बोधक शब्द हो जाएगा। अब क्या कह रहा है इस सेंटेंस में, इस वाक्य में बताया जा रहा है कि चोरी हो जाने का शोक, जो वक्ता है वो अपनी कार का चोरी हो जाने का शोक को व्यक्त कर रहा है, इसलिए यह वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्य में आएगा। आगे एग्जाम्पल है, अरे तुम कब आए। मतलब देखिए इस सेंटेंस को पढ़ते ही पता लग रहा है कि यह सेंटेंस जब आप किसी को एकाएक अचानक देख लेते हैं तब आप आश्चर्य से यह सेंटेंस को कहते हैं कि अरे तुम कब आए। यानी कि इस सेंटेंस के यानी कि इस वाक्य के अंदर आपको क्या हो रहा है, किसी के आश्चर्यजनक हो रहे हैं, तो यह वाक्य आश्चर्यजनक भाव का उत्पन्न हो रहा है, जिस वजह से यह वाक्य विस्मयादि बोधक वाक्यों के अंतर्गत आएगा। वाह कितना सुंदर बगीचा है। देखिए मैंने बताया था कि हम खुश होते हैं तो हम इन ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। वाह वाह कितना सुंदर बगीचा है। क्या हुआ कि सुंदर बगीचे को देखते ही हम स्तब्ध रह गए। इस वजह से यह वाक्य क्या किस में आएगा, विस्मय बोधक वाक्य के अंतर्गत आएगा। और इसमें क्या है, विस्मय सूचक चिन्ह भी लगा है जो कि इसकी पहचान करा रहा है कि यह वाक्य क्या है, विस्मय बोधक वाक्य है। 7वें नंबर पे आएंगे संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य वे वाक्य जिनसे हमें एक क्रिया का दूसरी क्रिया पर निर्भर होने का बोध होता है। यानी कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर होगी, ऐसे वाक्य संकेतवाचक वाक्य कहलाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखेंगे, अगर तुम परिश्रम करते तो आज सफल हो जाते। अगर तुम परिश्रम करते यानी कि देखिए साफ साफ एग्जाम्पल में कह रहा है कि पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है। इससे यह पता चल रहा है कि अगर वह पहले परिश्रम करता तो आज सफल हो जाता। पहली वाली क्रिया पर दूसरी वाली क्रिया डिपेंडेंट हो रही है, यानी कि निर्भर हो रही है। तो यह इस वजह से क्या हो रहा है कि यह हमारा संकेतवाचक वाक्य का अंतर्गत आएगा। अगर बारिश अच्छी होती तो फसल अच्छी होती। यानी कि अगर बारिश पहले हुई होती, पहले यह क्रिया हो गई होती तो यहाँ पर भी क्रिया का फल दूसरा होता। अभी यह क्रिया नहीं हुई है इसलिए फल इसका दूसरा है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, एक क्रिया होने पर दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही है। पहले वाली क्रिया दूसरी वाली क्रिया पर निर्भर हो रही है। अगर बारिश अच्छी रहती तो फसल भी अच्छी होती, और अगर बारिश अच्छी नहीं हुई है तो फसल भी अच्छी नहीं हुई है। तो यही है कि पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, अतः यहाँ पर भी संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। अगर तुम जल्दी उठ जाते तो स्कूल के लिए लेट नहीं होते। बच्चों ये आपके लिए भी है, अगर आप जल्दी उठ जाएंगे तो स्कूल के लिए लेट नहीं होंगे। तो पहली क्रिया आप जल्दी करेंगे तो दूसरी क्रिया अपने हाथ उस पर निर्भर हो जाएगी। ऐसे सेंटेंस
यानी कि जो ऐसे वाक्य जिन पर पहली क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर हो रही होती है वो वाक्य संकेतवाचक वाक्य के अंतर्गत आते हैं। अगला उदाहरण है, अगर तुम समय बर्बाद नहीं करते तो ये हाल नहीं होता। जैसा कि वो उदाहरण बता रहा है कि एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर कर रही है। अगर यह बुरा हाल होने की वजह समय बर्बाद करना है, यहाँ पर जो वाक्य कह रहा है उसमें यह वाक्य है कि जो हाल बुरा हुआ तो उसका वजह है समय बर्बाद करना। अतः एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है, इसलिए यह वाक्य भी संकेत वाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। अब आएगा लास्ट और 8वें नंबर पे संदेह वाचक वाक्य। ऐसे वाक्य जिन पर हमें किसी प्रकार का संदेह संभावना का बोध होता है वे वाक्य संदेह वाचक वाक्य कहलाते हैं। संदेह मतलब होता है डाउट, हमें किसी प्रकार का क्या हो किसी प्रकार का हम उसको पूर्णतः यह न कह सकें कि यह सही है या गलत है, या किसी प्रकार का हमें किसी चीज़ की पूरी तरीके से जानकारी ना मिल पा रही हो तो वहाँ पर हमें संदेह होता है। इसलिए ऐसे वाक्य जहाँ पर पूरी जानकारी ना मिलेगी वो क्या होंगे, संदेहवाचक वाक्य होंगे। जैसे आज बहुत तेज बारिश हो सकती है, यानी कि यहाँ पर संदेह है, बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, तेज भी हो सकती है और धीरे भी हो सकती है। देखिए यहाँ पर क्या कि निश्चित नहीं है कि वो तेज ही होगी, इसलिए क्या है कि बारिश आज बहुत तेज बारिश हो सकती है। यस, यहाँ पर निश्चित नहीं है कि बारिश आएगी या तेज आएगी या धीमी आएगी, इसलिए यहाँ पर हम बस संभावना कर रहे हैं। यहाँ पर हम सिर्फ संभावना हो रही है कि बारिश शायद होगी या तेज बारिश होगी, इसलिए यहाँ पर संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आए। अगला उदाहरण देखेंगे, संभवतः वह सुधर गया। संभवतः वह सुधर गया, यह जैसा कि ये देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है कि किसी के सुधरने की बात की जा रही है। वक्ता यह निश्चितता नहीं कह पा रहा है कि वह सुधर ही गया है। यह बोलकर सुधरने की एक संभावना जता रहा है, यह पूर्णतः नहीं कह रहा है कि वो सुधर ही गया है, वह व्यक्ति सही हो गया है, ऐसा वो पूर्णतः नहीं कह रहा है। संभवतः लगाया है, इस वजह से यहाँ पर क्या है, संदेह है, इसलिए यह संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा। अगला उदाहरण, शायद मोहन आ जाए। जैसा कि इसमें लिखा है कि शायद मोहन आ जाए, तो मोहन के आने की आज संभावना जताई जा रही है, परंतु उसको पूर्णतः निश्चित नहीं किया जा रहा है। निश्चित नहीं किया जा रहा है जिस वजह से यह नहीं कहा जा सकता कि मोहन आएगा ही या फिर नहीं आएगा। अगर मोहन के आने को निश्चितता कर दी जाएगी तो यह संदेहवाचक वाक्य नहीं होगा। अभी इसमें मोहन के आने की निश्चितता नहीं है, इस वजह से यह वाक्य संदेहवाचक वाक्य के अंतर्गत आएगा।